वेलकम बैक। हम लोग लिटरेचर रिव्यू पे काम कर रहे हैं, राइट। और आज हम लोग डिस्कस करना है चैप्टर 5 चैप्टर फिफ्थ जो है रेफरेंस मैनेजमेंट है, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशंस, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंड टेक्निक फॉर, राइट, किसके लिए? लॉजिंग लिटरेचर सर्च। मतलब लिटरेचर सर्च का जो है इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से टेक्निक्स हैं। इट इज लाइक दिस, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस आइटम्स एंड इसको परफॉर्म करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं, राइट। उसमें हम लोग लिटरेचर सर्च की टेक्निक देखने वाले हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। रिकॉर्डिंग बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स ऑफ रेफरेंसेस, राइट। हम लोग ये भी डिफरेंस देखेंगे कि बिब्लियोग्राफिक और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, राइट। कहाँ पे बिब्लियोग्राफिक वर्ड यूज करते हैं और किस केस में रेफरेंस यूज करते हैं। We are going to become familiar with the features of bibliographies, and we are going to develop a filing system for organizing notes and hard copies of the key source text। जो चीज हम लोगों ने पढ़ा उसको कैसे फाइल करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, राइट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड अवॉइडिंग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब कि हम कैसे कॉपीराइट जो क्या बोलते हो, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि आप किसी के डॉक्यूमेंट्स को, जैसे प्लेजरिज्म में था, राइट, उसी तरह से कि कॉपीराइट जो है, जो लोग भी दूसरे का लिखा हुआ, राइट, उसको एग्जैक्टली आप कॉपी नहीं कर सकते। सिर्फ कॉपी ही नहीं, मतलब देखो आप कोई भी बुक देखोगे ना तो उसमें कॉपीराइट लिखा होता है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, इट कॉपीराइटेड टू समथिंग समथिंग लाइक दिस। तो हम उन चीजों को कैसे वायोलेट नहीं करेंगे उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट, करेक्ट। इन एडिशन, द वैल्यू एंड फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेजेस का क्या वैल्यूज है और वो कैसे काम करता है फॉर स्पेशली रेफरेंस मैनेजमेंट के केस में, राइट। उसको रिकॉर्ड को कैसे रखना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, राइट, उस वे में कैसे हेल्प करता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। विच हैव गॉट स्पेसिफिक रेफरेंसिंग फैसिलिटीज सच एज एंड नोट, प्रोसाइट, रेफरेंस वर्क, रेफवर्क्स एंड रेफरेंस मैनेजर आर कंसिडर्ड। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यही पैकेज जो है के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नोट, प्रोसाइट, रेफवर्क्स एंड रेफरेंस मैनेजर। In order to manage the literature effectively, it is essential to keep records। पहली चीज, एक तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आप लिटरेचर जो भी आपने सर्च किया है उसको आप इफेक्टिवली यदि मैनेज करना चाह रहे हो तो ये जरूरी है कि आप उसके रिकॉर्ड्स रखें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हैं विच आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल एंड यू आर एडवाइज टू डेवलप। ये 3 टाइप के जो है रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है एंड यू आर एडवाइज टू डेवलप दिस मेथड्स ऑफ कीपिंग योर रिकॉर्ड्स। एक, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कीवर्ड सर्चेस दैट यू डू, जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसके भी रिकॉर्ड्स को रखना। A record of all the bibliographic details you will need for list of reference at the end of your thesis or dissertations।
मतलब डिजिटेशन और थीसिस के टाइम पे जब लास्ट में जितने भी रेफरेंसेस की आपको जरूरत पड़ेगी या बिब्लियोग्राफिक की जरूरत पड़ेगी वो पूरा डिटेल रखना है आपको, उसके रिकॉर्ड रखना है, राइट। उसके बाद पर्सनल लाइब्रेरी एक आपके पास डेवलप होनी चाहिए जिसमें एक फाइलिंग सिस्टम हो, फाइलिंग सिस्टम ऑफ हार्ड कॉपीज एंड ऑब्लिक और नोट्स ऑफ द की टेक्स्ट। मतलब जैसे मान लो कि आपने हार्ड कॉपी कोई आर्टिकल पढ़ा, प्रिंट किया, पढ़ा है, तो उसकी भी एक फाइलिंग सिस्टम आपको डेवलप करनी चाहिए कि उसको कैसे रखना है कि जब जरूरत हो तो आप, या कोई आपने नोट्स बना लिया, वो सारी चीज को रखने का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि पर्सनल लाइब्रेरी डेवलप करो, ए फाइलिंग सिस्टम ऑफ हार्ड कॉपीज एंड और नोट्स ऑफ द की टेक्स्ट। तो आपको क्या क्या चीजें रखनी है, एक तो जितने भी कीवर्ड आपने सर्च करे उसका रिकॉर्ड, दूसरा जो भी बिब्लियोग्राफिक्स आपको इंक्लूड करना है एट द एंड ऑफ योर थीसिस वो सारे डिटेल्स रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं। तीसरा पॉइंट बोला है कि फाइलिंग सिस्टम आपको डेवलप करनी है कि हार्ड कॉपीज को और नोट्स जो भी आपने बनाए हैं, की टेक्स्ट का मतलब हुआ कि जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपने पढ़े हैं और जिसको आप सोचते हैं कि आपके थीसिस में इसकी जरूरत पड़ेगी, उसको कैसे रखना है। ए रिकॉर्ड ऑफ कीवर्ड सर्चेस, अब उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे रखना है। तो बोल रहे हैं एज रिकमेंडेड इन चैप्टर 3 इट इज वेल वर्थ कीपिंग ए लॉग ऑफ ऑल द कीवर्ड सर्चेस। पहले बोल रहे हैं कि सारे कीवर्ड सर्च जितने भी किए हैं उसका भी रिकॉर्ड रखना, मतलब इट इज वर्थ है। ऐसा नहीं है कि वो, मतलब आपको लग सकता है कि कई बार कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, इतनी की जरूरत है क्या, ये सब चीजें आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। इट इज वर्थ है रखना। क्यों? उसके बाद इट इज वेल वर्थ कीपिंग ए लॉग ऑफ ऑल कीवर्ड सर्चेस दैट यू अंडरटेक। It is क्यों? It is easy to get carried away when doing searches on different database and catalogs. Trying out many variations and different combination of your choice of keywords without pausing to make a note on what you are doing. Generally जब हम लोग सर्च करते हैं तो कौन से डेटाबेस सर्च कर रहे हैं? हमने पबमेड किया, मेडलाइन किया, स्कूपस किया, कौन सा डेटाबेस सर्च कर रहे हैं, या गूगल स्कॉलर किया या गूगल का डेटाबेस यूज किया, हमने एमएसएन याहू का डेटाबेस यूज करा, कौन सा डेटाबेस यूज करा, वो जनरली हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। मतलब करते क्या है, डिफरेंट डेटाबेस सर्च करते हैं, कैटलॉग्स यूज करते हैं, ट्राइंग आउट मेनी वेरिएशंस एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ योर चॉइस ऑफ कीवर्ड्स। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स चेंज कर देते हैं, इस पे कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा है, नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करके दूसरा डाल करके, लेकिन उसका हम नोट नहीं रखते, जनरली चेंज करते रहते हैं। वही बोल रहे हैं विदाउट पॉसिंग टू मेक ए नोट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अब क्या होगा, विदाउट एनी रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव ट्राइड आउट। यदि आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि आप क्या क्या चीजें ट्राई आउट कर चुके हो, तो एट ए लेटर स्टेज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एग्जैक्टली वेयर एंड हाउ यू डिड दिस सर्चेस। मतलब कौन से डेटाबेस को आपने सर्च किया था, कौन सा कैटलॉग यूज किया था, कब किया था और कैसे किया था, ये सारी चीजें जो हैं आप नहीं पता कर सकते क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। It is quite possible that you will duplicate your work and do the same searches again. फिर क्या होगा वैसे कि सेम काम जो है आप बार बार करते रहोगे। हो सकता है कि आपने जो सर्च किया फिर दोबारा उसी को सर्च करोगे, राइट, एंड यू विल डुप्लीकेट योर वर्क एंड डू द सेम सर्चेज अगेन। तो आपका काम जो है वो बार बार वही काम कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी तो उतनी नहीं मिल रही ना। लेकिन यदि आपने लिखा हुआ है कि ये चीज मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ये डेटाबेस को देख चुकी हूँ, तो फिर आपको उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। तो एक तो फायदा ये है कि इसलिए रिकॉर्ड रखना, ऑल कीवर्ड्स और उसके वेरिएशंस का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। Thus, a log of all keyword combinations you have tried will enable you to work more efficiently and avoid need less repetitions. उसका फायदा क्या होगा आपको
कि एक तो क्या होगा कि यू विल एनेबल यू टू वर्क मोर इफिशिएंटली, आप इफिशिएंटली काम करोगे एंड ये अवॉइड करेगा, रिपीटेशंस को अवॉइड करेगा, ठीक है। दूसरा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मतलब आप दोबारा कोई चीज सर्च नहीं करना पड़े, हो सकता है करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू मे इंटेंड to repeat your searches if you are looking to see whether there have been any new publication in the field। मतलब उस समय पे जरूरत पड़ सकती है, जैसे मान लो कि हमने आज कोई कीवर्ड्स यूज करा, तो आज के तारीख में जितने पब्लिकेशंस थे आज के पहले वाले ही मिलेंगे, पीछे के ही तो मिलेंगे ना। लेकिन 2 साल के बाद यदि मान लो कि मैं थीसिस लिख रहा हूँ, तो उस समय पे हमें जरूरत हो सकती है कि हम ये जाने कि पिछले 2 साल में कितना कौन से पेपर आए हैं, राइट। तो आप दोबारा सर्च करोगे सेम कीवर्ड से, तो ऐसा नहीं है कि सेम कीवर्ड यूज नहीं करा जाता है, करा जाता है इन दिस सिचुएशंस एज वेल। लेकिन इस सिचुएशंस में भी इट इज हेल्पफुल टू हैव ए रिकॉर्ड ऑफ सर्चेस कंडक्टेड प्रीवियसली। लेकिन जब इस केस में भी पहले जो आपने जो सर्च यूज करा है और उसका रिकॉर्ड भी यूजफुल होगा। कैसे? जैसे मान लो कि आपके पास एग्जैक्टली कीवर्ड्स जितने आपने वेरिएशंस ट्राई करे थे उसके आपके पास हैं रिकॉर्ड्स, और आपको पता था कि इस वेरिएशंस पे मुझे मैक्सिमम आर्टिकल मिले थे और इस वेरिएशंस पे ये आर्टिकल्स मिल जा रहे हैं, इस कैटलॉग पे, इस डेटाबेस पे मुझे ये चीजें मिली थी, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, जब रिपीट करोगे सर्च तो उन्हीं डेटाबेस, उन्हीं कैटलॉग पे जाकर देख सकते हो, और आप कॉन्फिडेंटली लिख भी सकते हो कि मैंने जो उस समय पे जितने डेटाबेस सर्च किया तो उसी पे जाकर के रिपीट किया और उसके बीच में हमें इतने आर्टिकल्स मिले, करेक्ट। और दूसरी चीज क्या होती है कि जितने तरह के वेरिएशंस आपने किए हैं वो इंफॉर्मेशंस भी आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में या जो भी पब्लिकेशंस कर रहे हो, चाहे जर्नल कर रहे हो या थीसिस कर रहे हो, उसमें भी वो चीजें लगा सकते हो कि ये कीवर्ड, ये वेरिएशंस मैंने सर्च किया था, इतने आर्टिकल मिले थे, ये उसकी एक समरी आप बना सकते हो। उससे क्या लगता है, उससे ऑथेंटिकेशंस भी लगता है, लोगों को पता भी होता है कि भाई इस डेट को हमने सर्च किया था, इतने मिले थे। तो दैट गिव्स लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू द रीडर, जो भी आदमी पढ़ रहा हो उसके लिए, और आपके बारे में वो एक ये भी बताता है कि ये आदमी जो भी लिख रहा है या चाहे काम कर रहा है वो कितना सिस्टमेटिक है। ही इज रियली साइंटिफिक पर्सन, एवरीथिंग ही हैज गॉट ए रिकॉर्ड। और बेसिकली साइंस में और कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और रिसर्च में इन्हीं चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, ओके। By looking back at your records of earlier searches, you will be able to revisit the databases, right, and catalogs which you have identified as useful in the past. आपको ऑलरेडी पता है कि जो ऑलरेडी पता है कि ये डेटाबेस और कैटलॉग जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो रिकॉर्ड रखा है तभी आपको समझ में आएगा, राइट। एंड रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द कीवर्ड कॉम्बिनेशंस दैट वर सक्सेसफुल ऑन प्रायर ओकेजन्स। मतलब ये भी चीज बताएगा ना, क्योंकि इस रिकॉर्ड है तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड का कॉम्बिनेशन जो था वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा हमारे लिए उस समय पे जब हम काम कर रहे थे, तो मैक्सिमम आर्टिकल्स मिला था। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जब आप रिकॉर्ड रखोगे तभी जाकर के मिलेगा, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर योर रिकॉर्ड्स टू बी कंप्रिहेंसिव, दे शुड इंक्लूड नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका रिकॉर्ड जो है कंप्रिहेंसिव हो उसके लिए जरूरी है कि आप ये चीजें अपने रिकॉर्ड्स में इंक्लूड करें। क्या क्या इंक्लूड करना है? द कीवर्ड्स, फ्रेजेज एंड बूलियन सर्च। बूलियन सर्च में और कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, एंड करते हैं, नॉट कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं 2-3 वर्ड्स का, करेक्ट। टर्म्स यूज्ड, डेट दैट यू कैरिड आउट योर सर्च, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि इस डेट को आपने सर्च किया था। द सर्च इंजन कौन सा यूज करा, डेटाबेस एंड कैटलॉग्स इन विच यू कंडक्टेड ईच सर्च, ये भी आपको रिकॉर्ड रखना है। द रिजल्ट्स यू ऑब्टेन फ्रॉम ईच सर्च, तो आपके पास ये चीजें होनी, पहले कीवर्ड्स कौन यूज करा, फ्रेजेस क्या थे, बूलियन सर्च, बूलियन जो ऑपरेटर जो यूज करा वो क्या थे, ये रिकॉर्ड रखिए। किस डेट को आपने किया सर्च वो,
सर्च इंजन कौन सा यूज करा था, डेटाबेस क्या था, कैटलॉग्स कौन से थे, और दूसरा कौन क्या रिजल्ट आपको क्या मिला ईच सर्च का, ईच कीवर्ड जो सर्च किया उसके रिजल्ट्स क्या मिले, तो इसका रिकॉर्ड आपको रखना है। These records can be kept manually, आप मैनुअली भी रख सकते हैं इसको, can be kept manually in a notebook, in word file or on electronic database such as Excel। आपकी मर्जी है कि आप नोटबुक में अपने रख लीजिए, मैनुअली लिख लीजिए, या आप वर्ड फाइल में यूज करिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूज करिए, जैसे एक्सेल है, एक्सेल को यूज कर सकते हैं। सी द टेबल 3.1 फॉर द चेकलिस्ट। अभी देखो ये टेबल 3.1 है, इसको देखते हैं। ओके, यू कैन, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इधर चलते हैं। बोल रहे यू कैन अडॉप्ट द फॉर्मेट विच सूट्स योर स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड प्रेफरेंसेस और नॉट for technology, although it may sometimes seem laborious to keep a log of such as this up to date, it can be a real time saver in the long run। मतलब ऐसा लग सकता है आपको कि ये ज़्यादा लेबोरियस है इतनी सारी चीज़ों को रखना, लेकिन बोल रहे इट कैन बी ए रियल टाइम सेवर इन द लॉन्ग रन। मतलब जब आप लास्ट में जब आप पूरा फाइनल करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो है आगे जा करके आपका बहुत सारा टाइम जो है सेव करने वाला है। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू लुक बैक ओवर योर रिकॉर्ड्स एट ए लेटर डेट and see how the direction and focus of your search strategy gradually evolved as your research project have developed। मतलब इससे आपको ये भी एक फायदा होगा कि कैसे आपका जो है जब आप अपना रिकॉर्ड को रिव्यू करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कीवर्ड सर्च वो कैसे इवॉल्व हुआ। शुरू में हमें लगा था कि ये कीवर्ड से काम चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट का काम बढ़ने लगा, मतलब लिखने का मेथोडोलॉजी पे गए, तब हमें कीवर्ड्स चेंज करने पड़े। तो ये सारा कैसे कीवर्ड्स इवॉल्व हुआ, कैसे आपके सर्च की स्ट्रेटेजी चेंज हुई, वो सारी चीजें भी वो आपको वहां पे दिखेगी। एंड दैट इज रियली, यही तो एक्सपीरियंस काम आता है। और जब जनरली में देखो आपको जब भी कोई भी डिग्री अवार्ड करता है और जब वहां पे वाइवा में जब क्वेश्चन पूछता है तो यही सब चीज वो जानना चाहता है कि आपने रियली काम किया, लर्न किया कि नहीं किया, सर्च किया, कम से कम आपको सर्च करने भी आता है, नहीं आता है, उतना भी आता है तो यू विल बी एसेट for someone wherever you are going to work। नहीं, यही तो स्किल डेवलप करना है ड्यूरिंग द कोर्स। तो यही सब क्वेश्चन जो पूछता है, जब ये रिकॉर्ड दिखाते हैं, जैसे मान लो कि आपने ऑलरेडी थेसिस में रखा है, लिखा हुआ है सारी चीजें, तो वैसे भी एग्जामिनर पूछने वाला नहीं है, लेकिन पूछ के कंफर्म कर सकता है कि वाकई में आपने किया है, दूसरे से किसी से करवाया है आपने ये काम, तो वहां पे जाकर के कंफर्म करेगा। लेकिन यदि आपने थेसिस में ये सारी चीजें इंक्लूड करी है, ऐसे भी आपके थेसिस की ग्रेडिंग बढ़ जाती है। मैंने देखा है वाइवा में जब एग्जामिनर खुश होते हैं ना, थेसिस भी पलट के देखते हैं तो उनका ना व्यूज बिल्कुल चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स के बारे में, एकदम से चेंज हो जाता है। बोलते हैं इसने तो बहुत ही बढ़िया ये काम किया, वो एक वर्ड समझ गए ना कि पीछे के जितने उसने इधर उधर गड़बड़ भी किया ना तो उसको माफ कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ही शुड बी अलाउड फॉर दिस, ये आगे कर लेगा, तो इसमें पोटेंशियल तो है, समझ गए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आप यदि आपने अपना 100% दिया है, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है जाकर के रिफ्लेक्ट होने वाली हैं आपके लाइफ में, एंड इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। ठीक है, अब यहाँ देखो चेकलिस्ट एक बनाया, यहाँ पे एक टास्क दिया हुआ है 3.1 में, ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग योर सर्च के लिए बोल रहा है कि इसी टेबल जो है, टेबल 3.1 जो है आपका, ये टेबल 3.1 इस फॉर्मेट में वो बोल रहा है ये करने के लिए कि आप रिकॉर्ड करो डेटा टेबुलेटेड फॉर्म में। यहां पे बोल रहा है द प्रपोज टॉपिक ऑफ माय रिसर्च, पहले आप यहां पे ये चीज लिखिए, फिर कीवर्ड सर्चेस हैव बीन कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, राइट। यहां पे ये चीज लिस्ट करना, नेम ऑफ द कैटलॉग, कौन सा कैटलॉग यूज करा, डेटाबेस का नाम क्या था,
सर्च इंजन कौन सा था, और सोशल बुक मार्किंग साइट कौन सा यूज करा। कीवर्ड्स सर्चेस कंडक्टेड और टैग्स यूज्ड, कौन सा कीवर्ड्स आपने यूज करा, कौन सा टैग यूज करा, उसके बारे में लिखना है। और थर्ड कॉलम में क्या है, रिजल्ट ऑफ द सर्च, जो आपने सर्च किया उसका रिजल्ट क्या आया। डेट ऑफ सर्च क्या था, आर्टिकल्स एंड बुक्स लोकेटेड, मतलब वो बुक कहाँ पे मिला, कहाँ पे आर्टिकल मिला, उसका रेफरेंस आप डाल सकते हो रिजल्ट में, ये चीजें अवेलेबल है। तो इसका करना है। अब इसको जरा एक बार पढ़ के देखते हैं कि थोड़ा इंसाइट मिलेगा कि वो क्यों बोल रहा है ऐसा रिकॉर्ड करने के लिए, इफ वी गेट सम मोर इंफॉर्मेशन, राइट। The checklist template provided in table 3 will enable you to track and record your literature search. In particular, it is important to keep a clear record of which keyword searches you have conducted and in which catalog, databases, subject gateways and search engine. Right? As noted, completing the checklist is an ongoing task. If you are in the early stage of your research, it is important to familiarize yourself with the type of record you will need to keep. मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो रिसर्च को, तो उस समय पे आपको अपने आप को फेमिलियराइज करना पड़ेगा कि किस टाइप के रिकॉर्ड जो है आपकी जरूरत पड़ेगी और उसको आपको रखना है। पहली चीज, इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर लिटरेचर सर्चेस, यदि ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, मेक श्योर यू हैव एडॉप्टेड ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। तो आप इंश्योर करो कि आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो है डेवलप किया है, सच एज इंडिकेटेड इन टेबल 3.1। थिंक ऑफ ए कीवर्ड सर्च दैट यू विश टू डू इन रिलेशन टू योर टॉपिक। मतलब आप सोचिए उसके बारे में कि जो भी आपको टॉपिक मिला हुआ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स जो आप सर्च करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग, राइट, रिसाइकलिंग एक वर्ड यूज करा, और एंड बुलियन ऑपरेटर है, AND, एंड इज ए बुलियन ऑपरेटर, अर्बन, और अगेन एक बुलियन ऑपरेटर है सिटी और म्यूनिसिपल। इस तरह से भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे दोनों ही चीजें, कीवर्ड्स भी मिल गया आपको, बुलियन ऑपरेटर भी मिल गया कि कौन कौन सा आपने यूज करा। ट्राई योर कीवर्ड सर्च इन लाइब्रेरी कैटलॉग और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस फॉर योर सब्जेक्ट एरिया। मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग मतलब लाइब्रेरी में जाकर के कोई कैटलॉग आपने यूज करा देखने के लिए, तो इसलिए उसकी बात कर रहा है। या और बात दूसरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस फॉर योर सब्जेक्ट एरिया, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी उनका होता है लाइब्रेरी में। तो एंड इंटरनेट सर्च इंजन सच एज गूगल स्कॉलर मेक ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द यूजफुल हिट्स, राइट, ऑन टेबल 3.1 एंड कंपेयर योर रिजल्ट फॉर ईच सर्च, राइट। मतलब कौन सा आपने सर्च इंजन यूज करा वो भी आगे चले। यहाँ पे फिर लिखा, यदि आप मतलब उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है बेसिकली। जैसे आप लाइब्रेरी में कैटलॉग यूज कर रहे हो, देख रहे हो, तो वहां पे ना सेल्फ नंबर होता है, वेयर आई एम लाइकली टू फाइंड द बुक्स रेलिवेंट फॉर माई रिसर्च। तो उन लाइब्रेरी में तो वैसे ही होता है कि उस एरिया में वहां पे जा मिलेगा, इस सेल्फ पे जाके वो बुक अवेलेबल होता है। Some key books which I have identified for my research, तो वो कौन कौन से बुक्स हैं, बुक्स का नाम। A useful interrogative review of previous work in my field, right, useful integrative लिखा, सॉरी इंट्रोगेटिव नहीं, a useful integrative review ऑफ प्रीवियस वर्क इन माई फील्ड, वो उसके लिस्ट यहाँ पे देने हैं। की जर्नल्स विच आई हैव आइडेंटिफाइड इन माई सर्च, मतलब टेबल के साथ साथ वैसे करके भी आप लिख सकते हो ये।
इंपॉर्टेंट ऑथर्स ऑन रिसर्च इन माई फील्ड, वो कौन कौन से मिले लोग, यूजफुल प्रोफेशनल वेबसाइट्स कौन कौन से हैं, सोशल बुक मार्किंग साइट्स या ग्रुप्स कौन से हैं, ब्लॉग्स और विकीज, कि कोई ब्लॉग्स में भी हो सकता है कि कोई अच्छा इंफॉर्मेशन आपके पास हो, और कुछ जो विकी में भी हो जहां पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आगे चलो। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन and databases may have facility for keeping a record for your keyword searches. ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन और डेटाबेस जो आप यूज कर रहे हो अपनी सर्च करने के लिए, उसके पास उसमें भी फैसिलिटी हो सकती है कि आप कौन कौन सा कीवर्ड सर्च यूज करें, उसको स्टोर करने की फैसिलिटी हो सकती है. So it is good idea to use help menus rigorously and explore all tabs to see what is possible. मतलब जैसे मान लो कि आप पबमेड सर्च कर रहे हो या गूगल स्कॉलर सर्च कर रहे हो या गूगल सर्च कर रहे हो, तो वहां पर भी हेल्प मेनू, बाकी जितने ऊपर टैब्स जो हैं उसको एक बार एक्सप्लोर करके देख लेना चाहिए. हो सकता है कि ऐसा फैसिलिटी हो कि आप जितने कीवर्ड्स जो लिख रहे हैं, आप बुलियन वर्ड, ये सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी हो, तो आपका टाइम बच जाएगा. सीधे कॉपी पेस्ट करके वर्ड में डाल सकते हो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, राइट. तो वो एक्सप्लोर करना चाहिए. एडिशनली ऑन योर नोट्स और हार्ड कॉपीज ऑफ आर्टिकल्स, you may find it helpful and interesting to make a note of the path that lead you to the reference. मतलब ये बोल रहे हैं कि ये भी जरूरी है, ये भी अपना एडिशनली ऑन योर नोट्स और हार्ड कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स, जो भी आपने नोट्स बनाया है वो, और जो हार्ड कॉपी प्रिंट करके आपने किसी आर्टिकल का रखा है, यू मे फाइंड इट हेल्पफुल, आपके लिए ये चीज हेल्पफुल हो सकता है और इंटरेस्टिंग हो सकता है कि कैसे, राइट, टू मेक ए नोट ऑन द पाथ दैट लेड यू टू द रेफरेंसेस. मतलब उस रेफरेंस को पाने के लिए कैसे आपने पाया, पहले आपने ये सर्च किया, उसके बाद ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किया, लाइक दिस, फिर जाकर के आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो मिला. तो वो पाथवे विच लीड्स टू ए पर्टिकुलर रेफरेंस, वो भी चीज जो है वो आपको उसमें मेंशन करना चाहिए, राइट. एग्जाम्पल, इट वॉज फाउंड फ्रॉम ए बिब्लियोग्राफी इन ए पर्टिकुलर बुक. हो सकता है कि आपको पता चला वो रेफरेंस जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, राइट, जो भी आप ढूंढना चाह रहे हो वो आर्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर बुक आप पढ़ रहे थे उसके बिब्लियोग्राफी में जाकर के आपको मिला हो, राइट. फ्रॉम ब्राउजिंग न्यू इश्यूज ऑफ द जर्नल इन द लाइब्रेरी, जब आप कोई नया इशू लाइब्रेरी में जब आप ब्राउज कर रहे थे, वो वहां पे किसी जर्नल में ये पर्टिकुलर रेफरेंस मिला. और फ्रॉम ए कीवर्ड सर्च से मिला, फॉर से ओबेसिटी एंड टीनेजर्स ऑन द मेडलाइन डेटाबेस. तो मतलब बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस जो है आपको कैसे मिला, वो पाथवे भी नोट करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट विल बी क्वाइट यूजफुल और इट विल बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. समटाइम्स ना एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऐसे ही होती है. कई बार लोग लिखते हैं, अपनी हिस्ट्री लिखते हैं और बताते हैं कि ये चीजों की एक्सीडेंटल डिस्कवरी कैसे हुई. तो जब तक आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो वैसे भी आप एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं लिख सकते. जैसे मान लो कि आप रेडियो फार्मास्यूटिकल तो कोई बनाना चाल के लिए आप रिसर्च कर रहे थे, लेकिन मिल गया हिपेटोबिलियरी का एजेंट, समथिंग लाइक दिस. या आप सर्च किसी दूसरे के लिए कर रहे थे, लेकिन पता चला यार ये तो दूसरे भी ऑर्गन में जा रहा है, राइट. तो ऐसे मतलब बेसिकली यहाँ पे उसका कोई रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कोई भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस आपको कैसे मिला, वो नोट लिखना भी क्वाइट यूजफुल हो सकता है. ए बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी इज द लिस्ट एट द एंड ऑफ योर डिजिटेशन और थीसिस ऑफ ए बुक, journal articles, electronic references and other source text which you have referred to your work. बिब्लियोग्राफी क्या है? वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है. मतलब कोई जर्नल आर्ट वो बुक हो सकता है, किसी की थीसिस हो सकती है, कोई जर्नल का आर्टिकल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस हो सकता है, जैसे कोई ब्लॉग का हो सकता है, विकी का हो सकता है, कोई भी एड्रेस हो सकता है जो आप अपने थीसिस के एंड में जब आपका काम खत्म हो जाता तब आप लिस्ट करते हो उन चीजों को.
द लिस्ट मे हैव ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइटल्स, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग टाइटल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस और वर्क साइटेड, राइट. अलग अलग आप मतलब उसमें भी सब हेडिंग्स बना सकते हो बिब्लियोग्राफी में. जैसे बिब्लियोग्राफी एक बना दिया, रेफरेंसेस कौन कौन से थे, वर्क कौन कौन सा आपने साइट किया है, आगे और क्लियर हो गया. टेक्निकली ए बिब्लियोग्राफी कैन रेफर टू ऑल सोर्स टेक्स्ट दैट यू हैव रेफर्ड टू व्हाइल डूइंग योर रिसर्च. मतलब जितने भी आर्टिकल आपने देखे हैं, बुक देखा, वेबसाइट देखी, इलेक्ट्रॉनिक देखा, किसी के पर्सनल कम्युनिकेशंस के बाद देखी. ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो कि हम किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं और दो साइंटिस्ट हैं, हम लोग आपस में बात करें, किसी ने पब्लिश नहीं किया लेकिन मेल कम्युनिकेशन से अवेलेबल है, सो दैट पर्सनल कम्युनिकेशन भी हम लिख सकते हैं वहां पे बात, राइट. तो ये बोल रहा है कि बिब्लियोग्राफी में वो सारी चीजें आएंगी. वेयर इज ए लिस्ट इंटाइटल्ड रेफरेंसेस इंक्लूड ओनली द रेफरेंसेस which are actually cited within the main body of the text in the dissertation or thesis. लेकिन रेफरेंसेस कौन है, जो उसमें एक्चुअल में साइटेड है. लेकिन बिब्लियोग्राफी में ये जरूरी नहीं है कि वो रेफरेंस उसमें साइटेड हो. ओके, तो ये डिफरेंस है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में, सब हेडिंग्स में. जनरली स्पीकिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जैसे आप लोग जो एमएससी थीसिस जो कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यू आर एक्सपेक्टेड टू शो हाउ यू हैव ड्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर सोर्स टेक्स्ट. सो इन योर लिस्ट वेदर इंटाइटल्ड बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस, इट इज कॉमन टू इंक्लूड ओनली दोज रेफरेंसेस व्हिच यू रेफर टू विद इन मेन टेक्स्ट ऑफ द बॉडी. मतलब आपने जिस वर्क को साइट किया, बेसिकली अपने में लिखा है, वो वहीं आपको रेफरेंसेस हेडिंग दीजिए या बिब्लियोग्राफी दीजिए, वहीं आपको इंक्लूड करने हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कंसल्ट योर सुपरवाइजर टू चेक whether there are particular conventions that you should conform to with regard to the title and the source which you should include in the list of references at the end of your dissertation or thesis. बोल रहा है कि यदि आपको कोई भी डाउट है तो अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करिए कि कोई पर्टिकुलर कन्वेंशन तो नहीं है कि साइट करने का, राइट. इज देयर एनी पर्टिकुलर कन्वेंशन दैट यू शुड कंफर्म टू, मतलब उसी वे में लिखना है आपको या नहीं. विथ रिगार्ड टू द टाइटल, टाइटल कैसे लिखना है, एंड द सोर्स विच यू शुड इंक्लूड, मतलब कौन कौन से सोर्स इंक्लूड करने हैं, वेदर मुझे ब्लॉग इंक्लूड करना है या नहीं करना है, विकी में से कोई चीजें साइट करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि विकी का प्रॉब्लम यही है कि कोई भी उसको चेंज कर सकता है. ब्लॉग का है कि उनके पर्सनल व्यूज होते हैं. बहुत सारी चीजें जो होती हैं कुछ दिन के लिए तो डेटा नेट पे अवेलेबल होती हैं, उसके बाद वहां से हट जाती हैं. तो हमें ऐसा तो नहीं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो मना करता है कि ये चीजें आपको नहीं इंक्लूड करना है या ये चीजें इंक्लूड करनी है, करेक्ट. तो वो चीज जब भी आपको डाउट हो तो यू मस्ट आस्क योर सुपरवाइजर कि क्या करना है नहीं करना. आई थिंक वी कैन जस्ट स्टॉप इट हियर. आगे देखेंगे बाद में.